हाँ तो देखिए, हम एक्सटर्नल ईयर के अंदर बात कर रहे थे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के ऊपर, यानी कि ईएसी के ऊपर। एंड ईएसी के भी हम बात कर रहे थे नंबर 4th पॉइंट, यानी कि नर्व सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। एंड मैंने बोला था कि हम हमारी ईएसी की नर्व सप्लाई को कंपेयर करेंगे किससे, ऑरिकल या पिन्ना की नर्व सप्लाई से। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस वाले पॉइंट के अंदर नंबर 4th पॉइंट ऑफ ऑरिकल के अंदर पूरी की पूरी इसकी नर्व सप्लाई बता रखी थी। मतलब प्रीवियस वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था ऑरिकल की नर्व सप्लाई। एंड यहाँ मैंने टोटल 5 नर्व बताई थी। 5 नर्व कौन सी? C2, C3, 5, 7 और 10। ये 5 नर्व होती है जो हमारे ऑरिकल या पिन्ना को सप्लाई करती हैं। एंड फिर मैंने यहाँ बताया था पूरा का पूरा ऑरिकुलर टेम्पोरल, ग्रेटर ऑरिकुलर, लेसर ऑसिपिटल, ओके, सारी यहाँ बताई थी। एंड देखिए यहाँ पर क्या है ईएसी के अंदर, सेकंड वाले के अंदर यहाँ पर है कि हमारी पूरी की पूरी ईएसी को 3 नर्व सप्लाई करती हैं। 3 नर्व कौन सी? 5वीं, 7वीं और 10वीं। और यहाँ कौन सी थी? यहाँ पे C2, C3 और 5, 7, 10। ओवरऑल न्यू है कि 5, 7, 10 यहाँ पे भी है, 5, 7, 10 यहाँ पे भी है। अब आप बोलेंगे सर 5, 7, 10 ये क्या है? देखिए, दीज आर क्रेनियल नर्व्स, ट्राइजेमाइनल, फेशियल एंड वेगस नर्व। ओके, आते हैं हमारे ईएसी पर। एंड देखिए यहाँ मैंने लिख रखा है कि इसकी पूरी नर्व सप्लाई को हम 2 पार्ट के अंदर पढ़ते हैं। 2 पार्ट के अंदर मतलब सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंटीरियर वाल और रूफ की नर्व सप्लाई। एंड इन दोनों को सप्लाई कौन करती है? हमारी 5वीं क्रेनियल नर्व, 5 CN यानी कि 5th क्रेनियल नर्व। एंड 5th क्रेनियल नर्व की भी कौन सी ब्रांच? हमारी ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। ओके, एंड देखिए ये अलग नहीं है, आप इसे समझ सकते हो ऑरिकल की नर्व सप्लाई से या पिन्ना की नर्व सप्लाई से। देखिए यहाँ पे आते हैं हमारी लेटरल सरफेस या बोल दीजिए आउटर लेटरल या आउटर सरफेस ऑफ पिन्ना। इसका भी एंटीरियर सुपीरियर पार्ट दिस इज सप्लाइड बाय ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। और यहाँ पे मैंने लिख रखा है ग्रीन स्केल से 5, यानी कि दिस इज़ द ब्रांच ऑफ 5th क्रेनियल नर्व। ओवरऑल न्यू है कि जो ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व है ये पिन्ना की लेटरल सरफेस के एंटीरियर सुपीरियर पार्ट को सप्लाई करती है। एंड ऑफ कोर्स मैंने बोला कि पिन्ना ही हमारा कंटिन्यू किस में होता है? ईएसी में। ओके, ओवरऑल यहाँ है आउटर सरफेस का एंटीरियर सुपीरियर पार्ट, दिस इज सप्लाइड बाय ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। एंड यहाँ पर भी वही है, देखिए एंटीरियर सुपीरियर, अरे यार एंटीरियर वाल एंड रूफ, एंटीरियर वाल एंड रूफ। ओके, तो ऑफ कोर्स यही नर्व हमारी पिन्ना के भी एंटीरियर सुपीरियर को सप्लाई कर रही हैं आउटर सरफेस के, एंड हमारे ईएसी के भी एंटीरियर वाल एंड रूफ को सप्लाई कर रही हैं। यहाँ पे रूफ बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे? सुपीरियर बोलेंगे। कॉमन सी बात है ना यार, दिस इज कैनाल में तो रूफ, फ्लोर, एंटीरियर, पोस्टीरियर यही बोलेंगे। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। एंड हमने 5वीं नर्व की बात कर ली, उसके बाद आते हैं 7वीं और 10वीं पर। तो देखिए उसके बाद एंटीरियर वाल और रूफ की बात कर ली, तो उसके बाद 2 सरफेस और बची। 2 सरफेस कौन सी? एंटीरियर के अपोजिट पोस्टीरियर एंड रूफ के अपोजिट फ्लोर। तो पोस्टीरियर वाल एंड फ्लोर इसको हाइड कीजिए, इसको भूल जाइए, मैं अभी इसकी बात कर रहा हूँ। पोस्टीरियर वाल एंड फ्लोर इसे सप्लाई कौन करती है? हमारी ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। एंड ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस इसका एक और नाम है, इसे हम अर्नोल्ड्स नर्व भी बोलते हैं। एंड फिर मैंने यहाँ पे ग्रीन स्केल से 10 लिख रखा है। 10 यानी कि वेगस की ब्रांच है ना यार, ऑरिकुलर ब्रांच, तो मतलब दिस इज 10th क्रेनियल नर्व। ओके, ये हो गया। उसके बाद देखिए मैंने पोस्टीरियर वाल के नीचे ग्रीन कलर से अंडरलाइन कर रखा है और यहाँ पर एरो लगा रखी है, और यहाँ मैंने लिख रखा है कि जो पोस्टीरियर वाल है ये हमारी फेशियल नर्व के थ्रू भी सप्लाई लेती है। मतलब जो पोस्टीरियर वाल ऑफ ईएसी है ना, इससे हमारी फेशियल नर्व की ब्रांचेज भी सप्लाई करती है, तो वही लिख रखा है। पोस्टीरियर वाल आल्सो रिसीव सेंसरी फाइबर्स फ्रॉम फेशियल नर्व। ओके, एंड जो फेशियल नर्व के सेंसरी फाइबर है, या फिर बोल दीजिए फेशियल नर्व जो हमारे पोस्टीरियर वाल को एक्स्ट्रा सप्लाई देती है, ये किसके थ्रू देती हैं? थ्रू वेगस नर्व की अर्नोल्ड नर्व के थ्रू। मतलब हमारे फेशियल नर्व के फाइबर अर्नोल्ड्स नर्व के साथ चलेंगे और एक्स्ट्रा में हमारी पोस्टीरियर वाल ऑफ ईएसी को सप्लाई करेंगे। ओवरऑल देखिए मैंने 5 की भी बात कर ली, फेशियल नर्व 7 की भी बात कर ली और 10 की भी बात कर ली। तो 5, 7, 10, और मैंने बोला कि ये 5, 7, 10 जो मैंने यहाँ बताई है ये आपने यहाँ भी पढ़ी है। देखिए मैंने 5वीं की तो बात कर ही ली, ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व। एंड 7वीं और 10वीं ये आपने ऑरिकल में कहाँ पढ़ी है? ये आपने पढ़ी है कोंका एंड एमिनेंस ऑफ कोंका में। पूरा मैंने एक्सप्लेन किया था। कोंका और एमिनेंस ऑफ कोंका बोथ आर सप्लाइड बाय ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, यानी कि 10वीं अर्नोल्ड्स नर्व। अरे वही तो बात की है भाई, ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस, यानी कि इसी का एक और नाम है अर्नोल्ड्स नर्व एंड फेशियल नर्व। ओके, तो ऑफ कोर्स 7वीं और 10वीं ये हमारे ऑरिकल के कोंका
कोंका और एमिनेंस ऑफ कोंका को भी सप्लाई करते हैं। एंड आपको पता भी होगा यार कि कोंका ही तो हमारे ईएससी में कंटिन्यू होगा। देखिए 5, 7, 10 मैंने इसे यहाँ भी पढ़ा और वही ब्रांचेज जो मैंने पिन्ना में पढ़ी वही 5, 7, 10 की ब्रांचेज मैंने यहाँ पढ़ी। क्यों पढ़ी? क्योंकि यार जितने पार्ट ऑफ पिन्ना को 5, 7, 10 सप्लाई कर रही है ना, वही पूरा का पूरा पार्ट हमारे ईएससी में अंदर की साइड कंटिन्यू है। तभी हमारी 5, 7, 10 यहाँ भी हैं और वही 5, 7, 10 की ब्रांचेज यहाँ भी हैं। ओवरऑल आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे कि इन दोनों में हम सेम नर्व्स की सेम ब्रांचेज क्यों पढ़ रहे हैं। ओके, ये हो गया। उसके बाद देखिए मुझे यहाँ पर तीनों नर्व के क्लिनिकल्स पढ़ने हैं कि 5वें में क्या चीज़ काम की है, क्या क्लिनिकल है, 10वें में क्या क्लिनिकल है और 7वें में क्या क्लिनिकल है। तीनों क्रेनियल नर्व का क्लिनिकल पढ़ना है जो हमें एक्सटर्नल ईयर में देखने को मिलता है या कैनाल में देखने को मिलता है। एंड सबसे पहले हम आते हैं 5th क्रेनियल नर्व के क्लिनिकल पर। एंड इसके क्लिनिकल का नाम है फ्रेश सिंड्रोम। देखिए जहाँ जहाँ प्लस लिख रखा है ना, उन सब का मतलब मैं क्लिनिकल की बात कर रहा हूँ। ओके, एंड देखिए फ्रेश सिंड्रोम इसी का एक और नाम है गस्टेटरी स्वेटिंग। एंड इसके नाम से ही क्लियर है कि जब जब हम कोई भी चीज़ चबाएंगे मुंह से या फिर जब जब हमारे माउथ का मूवमेंट होगा, ओके, तब तब क्या होगी? स्वेटिंग होगी। लिखा है ना गस्टेटरी, यानी कि जब भी हम कोई चबाएंगे चीज़, खाना खाएंगे तो स्वेटिंग होगी। एंड स्वेटिंग कहाँ होगी? स्वेटिंग उस एरिया में होगी जिस एरिया को हमारी ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व सप्लाई करती है। क्योंकि मैंने बोला कि फ्रेश सिंड्रोम में किस में लफड़ा होता है? हमारी ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व में लफड़ा होता है। एंड अब आप बोलेंगे सर गस्टेटरी स्वेटिंग ये तो एक टाइप से सिम्टम है कि जब भी कोई पेशेंट बोलेगा, आपके पास पेशेंट आएगा तो बोलेगा कि डॉक्टर साहब जब जब मैं खाना खाता हूँ ना, जब मैं जर्दा खाता हूँ, विमल खाता हूँ, तो सर डॉक्टर साहब मेरे जो कान के आसपास की स्किन है ना, वो पूरी स्किन लाल हो जाती है और वहाँ से पसीना आता है। तो ऑफ कोर्स आपको आइडिया लगाना है कि ये बंदा फ्रेश सिंड्रोम वाला हो सकता है। एंड अब आप बोलेंगे कि फ्रेश सिंड्रोम होता क्यों है? तो देखिए इसका सबसे मोस्ट कॉमन रीज़न है वो है कॉम्प्लिकेशन ऑफ पैरोटिड इक्टोमी। कॉम्प्लिकेशन यानी कि हमने पैरोटिड ग्लैंड को निकाल लिया, पैरोटिड इक्टोमी कर ली, उसके बाद आपको फ्रेश सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। क्योंकि जब भी कोई सर्जन पैरोटिड इक्टोमी करता है, पैरोटिड ग्लैंड को सर्जिकली निकालता है, तो क्या होता है ड्यूरिंग सर्जरी आपको पता होगा कि हम ग्लैंड के फाइबर्स काटते हैं, उसकी ब्लड सप्लाई काटेंगे, उसका वीनस ड्रेनेज काटेंगे, उसके बाद हम ग्लैंड को निकालेंगे। तो ड्यूरिंग जब भी हम पैरोटिड इक्टोमी करते हैं, पैरोटिड ग्लैंड को निकालते हैं, तो हमारे फाइबर्स मिसडायरेक्ट हो जाते हैं। और अगर फाइबर्स मिसडायरेक्ट हो गए तो जब जब हम खाना खाएंगे या फिर चबाएंगे, हम हमारे माउथ का मूवमेंट करेंगे, तब तब स्वेटिंग होगी। ओके, तो यहाँ लिख देना फाइबर मिसडायरेक्ट आफ्टर सर्जरी। और देखिए मैंने अभी यहाँ पर फ्रेश सिंड्रोम का ओनली सुपरफिशियल व्यू दिया है। ओके, ये एक टॉपिक है, इससे सेपरेट क्वेश्चन भी पिकअप होता है, तो उसकी डिटेल बात हम सेपरेट वीडियो में करेंगे। एक वीडियो आएगी अलग से फ्रेश सिंड्रोम नाम से, वहाँ पर हम इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे कि क्यों हमारे ड्यूरिंग जब भी हम कोई चीज़ चबाएंगे, जब भी कोई पेशेंट कोई चीज़ चबाता है तो वो एरिया रेड होता है, क्यों स्वेटिंग होती है, इसकी डिटेल बात हम सेपरेट वीडियो में करेंगे। ओके, हाँ, तो देखिए अब हम आते हैं अगली क्रेनियल नर्व के क्लिनिकल पर, यानी कि 7th क्रेनियल नर्व के क्लिनिकल पर। एंड पहले आप ये देखिए कि 7th क्रेनियल नर्व सप्लाई कहाँ करती है? ये सप्लाई करती है हमारी पोस्टीरियर वॉल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर फेशियल नर्व में कोई भी लफड़ा हुआ ना, तो उसका सिम्टम हमें कहाँ दिखेगा? उसका सिम्टम हमें दिखेगा पोस्टीरियर वॉल में। क्योंकि ऑफ कोर्स यार अगर फेशियल नर्व की कोई ब्रांच कट गई, टूट गई, कोई भी इंजरी हो गई, तो ऑफ कोर्स वो हमारी फिर पोस्टीरियर वॉल को सप्लाई नहीं कर पाएगी। ओके, तो ऑफ कोर्स इसका सिम्टम कहाँ दिखेगा? पोस्टीरियर वॉल पर। तो वही इसका क्लिनिकल है। देखिए यहाँ मैंने लिख रखा है कि देयरफॉर, इसीलिए कि हमारी फेशियल नर्व पोस्टीरियर वॉल ऑफ ईएससी को सप्लाई करती है, इसीलिए देयरफॉर हाइपोस्थेसिस ऑफ पोस्टीरियर मिएटल वॉल सी इन फेशियल इंजरी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहली बात तो समझिए हाइपोस्थेसिस ये क्या होता है। देखिए इस वर्ड का मतलब है नंबनेस, उस जगह की सेंसेशन डिक्रीज हो गई, सेंसेशन गिर गई। इसका मतलब क्या है? सेंसेशन डिक्रीज हो गई। हाइपोस्थेसिस, देखिए ये हाइपोस्थेसिस है, वर्ड देखना HYPOESTHESIS। ओके, कोई और वर्ड मत समझ लेना। ओके, इसका मतलब है नंबनेस वहाँ की गई चली गई, वहाँ के सेंसेशन डिक्रीज हो गए। कहाँ के? हमारी पोस्टीरियर मिएटल वॉल के। एंड वहाँ के सेंसेशन कम क्यों हुए? वहाँ पर नंबनेस क्यों हुई? क्योंकि हमारी फेशियल नर्व इंजर्ड हो गई।
अरे यार मैंने बोला ना यार कि फेशियल नर्व ये हमारी पोस्टीरियर वॉल ऑफ ईएससी को सप्लाई करती है, और वही अगर फेशियल नर्व में कोई भी इंजरी हो गई तो यहाँ सप्लाई नहीं कर पाएगी। अगर यहाँ सप्लाई नहीं कर पाएगी तो हमारी पोस्टीरियर वॉल ऑफ ईएससी के जो सेंसेशन है वो डिक्रीज हो जाएंगे। तो वही लिख रखा है मैंने पूरी लाइन में यहाँ पर, सेंसेशन डिक्रीज हो गए ड्यू टू फेशियल इंजरी, एंड सेंसेशन डिक्रीज कहाँ हुए, पोस्टीरियर मेटल वॉल पर। एंड इस पूरी घटना को कि फेशियल इंजरी के कारण सेंसेशन डिक्रीज हुए पोस्टीरियर मेटल वॉल पर, इसे हम बोलते हैं हिट-जेल-बर्गर साइन। ओके, एंड देखिए जो हिट-जेल-बर्गर साइन है ना, ये आपको एक जगह और देखने को मिलता है। मतलब पहला तो कहाँ देखने को मिलेगा, पहला तो आपको मिलेगा ये फेशियल इंजरी में। फेशियल इंजरी में आपको हिट-जेल-बर्गर साइन देखने को मिलता है, और ये क्या होता है, ये होता है कि हमारी पोस्टीरियर मेटल वॉल की सेंसेशन डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू फेशियल इंजरी, साथ ही क्रेनियल नर्व की इंजरी के कारण। एंड हिट-जेल-बर्गर साइन ये आपको दूसरा देखने को मिलता है अकोस्टिक न्यूरोमा में, या फिर बोल दीजिए 8वीं क्रेनियल नर्व के ट्यूमर में, 8th नर्व ट्यूमर। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ तो मैंने 7वीं की इंजरी पढ़ी, तो फिर 8वीं में क्यों देखने को मिलेगा। देखिए जब आप अकोस्टिक न्यूरोमा को डिटेल से पढ़ेंगे तो इसमें आप पढ़ेंगे क्रेनियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट, कि अकोस्टिक न्यूरोमा ये 8वीं नर्व का तो ट्यूमर है ही, उसी के साथ इसमें और भी क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होती है, एंड और भी यानी हमारी इसमें 7वीं क्रेनियल नर्व भी इन्वॉल्व होती है। इसीलिए हमें हिट-जेल-बर्गर साइन अकोस्टिक न्यूरोमा में भी देखने को मिलता है। ओके, तो ये हो गया। हाँ तो देखिए अब हम आते हैं इसके लास्ट एंड फाइनल क्लिनिकल यानी कि 10th क्रेनियल नर्व के क्लिनिकल पर। एंड देखिए ये पूरा का पूरा लिख रखा है मैंने 10th क्रेनियल नर्व का क्लिनिकल यानी कि ईयर सिरिंजिंग। एंड देखिए इसका कॉन्सेप्ट भी 7वें क्रेनियल नर्व जैसा ही है। 7वें मैंने क्या बताया था कि फेशियल नर्व हमारी सप्लाई करती है पोस्टीरियर वॉल ऑफ ईएससी को। मतलब कि अगर फेशियल पैरालिसिस हुआ, फेशियल इंजरी हुई, तो ऑफ कोर्स उसके सिम्टम्स, उसके जो भी लफड़े हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, पोस्टीरियर मेटल वॉल पर। एंड यहाँ पर भी वही है, जो हमारी वेगस नर्व है या अल्नोट्स नर्व है, ये भी हमारी पोस्टीरियर वॉल को ही सप्लाई करती हैं। मतलब कि अगर मैंने पोस्टीरियर वॉल में कोई भी लफड़ा किया, कोई भी टच किया, कोई भी सेंसेशन मैंने पोस्टीरियर वॉल को भेजे, तो ऑफ कोर्स कौन सी नर्व एक्टिवेट होगी, वेगस नर्व एक्टिवेट होगी। देखिए 7वें में क्या बताया था, 7वें में मैंने बताया था कि नर्व में पैरालिसिस किया तो यहाँ दिखेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हम उल्टा कर रहे हैं, हम पोस्टीरियर वॉल को एक्टिवेट कर रहे हैं। मतलब कोई भी हमने सेंसेशन या फिर कोई भी पानी हमने पोस्टीरियर वॉल में डाला, अगर कोई भी वाटर की ड्रॉप्स पोस्टीरियर वॉल ऑफ ईएससी के कांटेक्ट में आएगी तो ऑफ कोर्स पोस्टीरियर वॉल की स्किन एकदम एक्टिवेट हो जाएगी, क्योंकि सेंसेशन या सेंसरी सप्लाई, अगर हम स्किन को टच करते हैं, जैसे मैंने मेरी इस फिंगर को टच किया तो यहाँ की स्किन एक्टिव हो गई। तो वहीं अगर मैंने कान के अंदर पानी डाला और पानी भी अगर मैंने पोस्टीरियर वॉल पे डाला तो कौन सी नर्व एक्टिवेट हो गई, हमारी अल्नोट्स नर्व या वेगस नर्व एक्टिवेट हो गई। एंड इस नर्व के एक्टिवेट होने से फिर पेशेंट को क्या आएंगे, चक्कर आएंगे, वर्टिगोज आएगी, पेशेंट गिरने की हालत में होगा। ओवरऑल न्यू है कि ईयर सिरिंजिंग, मतलब कि जब भी आपकी ईएनटी डिपार्टमेंट में पोस्टिंग लगेगी तो आपको वहाँ पर बहुत सारे या फिर बोल दीजिए भर भर के पेशेंट मिलेंगे ईयर सिरिंजिंग वाले। मतलब आपको कान की सफाई करनी है इंजेक्शन के थ्रू। एक इंजेक्शन होगा जिसमें आप सलाइन भरेंगे, एंड उसके बाद आप क्या करेंगे, उस इंजेक्शन के थ्रू ईएससी के अंदर जोर से प्रेशर से उस सलाइन को डालेंगे। क्यों, वैक्स को साफ़ करने के लिए हमें टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को ढंग से देखना है पेशेंट की को। ओके, पेशेंट बोलते हैं बहुत सारे, कोई जो लो इकोनॉमिक कंडीशन होती है ना, वर्कर्स लोग होते हैं, तो उनका कान बड़ा ही गंदा होता है, और फिर पेशेंट आके बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे सुनाई नहीं दे रहा। तो आप बोलेंगे कि यार सुनाई नहीं दे रहा, तो फिर मुझे क्या करना है, ऑटोस्कोप के थ्रू मुझे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन देखनी है, एक्सटर्नल ईयर की एग्जामिनेशन करनी है, ऑटोस्कोप के थ्रू कैनाल ढंग से देखनी है। और आप जब भी ऑटोस्कोप लगाएंगे जो वर्कर लोग होते हैं उनके कान में, तो वो बड़ा गंदा होता है, तो ऑफ कोर्स आपको वहाँ पर ईयर सिरिंजिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। क्यों, क्योंकि हमें टिम्पेनिक मेम्ब्रेन देखना है। पेशेंट बोल रहा है ना कि हियरिंग, पेशेंट बोल रहा है ना कि डॉक्टर साहब मुझे सुनाई नहीं दे रहा, तो उसके लिए आपको टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ढंग से देखनी पड़ेगी। तो ओवरऑल हमें करनी है ईयर सिरिंजिंग, एंड इसकी डायरेक्शन क्या होती है, मतलब जो हम इंजेक्शन के थ्रू सलाइन डालते हैं कान के अंदर या फिर कैनाल के अंदर, वो कहाँ डालते हैं, हमारी ईएससी, यहाँ क्या लिख रखा है मैंने, ईएससी की पोस्टीरियर सुपीरियर वॉल पर हम डालते हैं नॉर्मल सलाइन। एंड देन जैसे ही हम पोस्टीरियर सुपीरियर वॉल पर
पानी डालेंगे, इंजेक्शन के थ्रू सलाइन डालेंगे, तो ऑफ कोर्स हमारी पोस्टीरियर वाल एक्टिवेट होगी। अगर पोस्टीरियर वाल की स्किन एक्टिवेट होगी तो हमारी वेगस नर्व या फिर अल्नोट्स नर्व, मॉलिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस या अल्नोट्स नर्व एक्टिवेट होगी। अगर हमारी अल्नोट्स नर्व एक्टिवेट हुई तो इस नर्व के कारण जो बंदा है ना वो गिरने की हालत में आ जाएगा। मतलब यूँ कि आपने किसी पेशेंट की ईयर सिरिंजिंग की और ईयर सिरिंजिंग के बाद जैसे ही पेशेंट टेबल से उठ के चलने लगेगा ना तो वो गिर जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि भाई मैं जैसे ही तेरे कान की ईयर सिरिंजिंग करूँ ना, पेशेंट को बोलेंगे हम कि भाई देख मैं जैसे ही तेरे कान की ईयर सिरिंजिंग करूँ ना तो डायरेक्ट मत उठना, 5-10 मिनट बाद उठना ताकि तू गिरे ना। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो देखिए ये एक जनरल फिनोमेना है, ये कोई लफड़ा नहीं है। ईयर सिरिंजिंग और पेशेंट का गिरना ये एक जनरल फिनोमेना है क्योंकि हमारी वेगस नर्व एक्टिवेट हो रही है, क्योंकि हम पानी डाल रहे हैं पोस्टीरियर वाल पर। ओके, तो हमारे तीनों नर्व के क्लिनिकल फिनिश होते हैं। 5वां का मैंने क्या बताया, फ्रेश सिंड्रोम। 7वां का मैंने क्या बताया, हिट-जेलबर्ग साइन। एंड इसे आप कहाँ देखते हो, फेशियल नर्व इंजरी, अकोस्टिक न्यूरोमा में, या फिर इसी का एक और नाम है 8th नर्व ट्यूमर में। एंड 10वें का क्या बताया, 10वें का बताया मैंने ईयर सिरिंजिंग। ओके, तो ये सारे के सारे मेरी होती है नर्व सप्लाई और उसके क्लिनिकल फिनिश। एंड अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट यानी कि रिलेशंस पर। तो रिलेशन में देखिए मुझे इसके देखने हैं 4 रिलेशन। एंड वो 4 रिलेशन कौन से हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर। तो आते हैं हमारे ईएसी पर। तो देखिए ये क्या है, दिस इज अवर ईएसी, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। मतलब इसके आगे क्या चीज़ है, इसके पीछे क्या चीज़ है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, बहुत सिंपल सा है। देखिए आगे तो आपको पता लग ही रहा होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या होता है, हमारी मैंडिबल बोन होती है। तो ऑफ कोर्स आगे की साइड क्या होगा, हमारा टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट TMJ होगा। ओके, तो आगे की साइड होगा हमारा TMJ। ऑफ कोर्स पीछे की साइड क्या है, पीछे की साइड हमारी मैस्टोइड है। एंड ऑफ कोर्स आपको यहाँ पता होगा यहाँ पे क्या होता है, स्टाइलोमैस्टोइड फोरामेन। एंड स्टाइलोमैस्टोइड फोरामेन के थ्रू ही हमारी फेशियल नर्व बाहर निकलती है। तो ओवरऑल हमारे EAC के पीछे की साइड आपको क्या मिलेगा, इसके पीछे की साइड आपको मिलेगी मैस्टोइड। मैस्टोइड यानी कि मैस्टोइड एंट्रम, मैस्टोइड एयर सेल्स। ओके, तो ओवरऑल पीछे की साइड आपको मैस्टोइड मिलेगी और क्या मिलेगी, फेशियल नर्व। क्योंकि मैंने बोला कि हमारी जो स्टाइलोमैस्टोइड फोरामेन होता है वहीं से हमारी फेशियल नर्व बाहर निकलती हैं, उसके बाद फिर वो टर्मिनल ब्रांचेज देती है जो हमारी पूरी की पूरी फिर फेशियल मसल्स को सप्लाई करती है। ओके, तो वही पीछे की साइड क्या है, मैस्टोइड। मैस्टोइड यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 2 चीज़ों की। यहाँ पर हमारी मैस्टोइड एयर सेल्स भी होगी और दूसरा क्या होगा, मैस्टोइड एंट्रम। ओके, पीछे की साइड तो होगा ANTRUM। ओके, एंड फेशियल नर्व क्योंकि स्टाइलोमैस्टोइड फोरामेन से बाहर निकलती है, पीछे ही होगा। देन ऊपर की साइड देखिए, ये हमारा EAC है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है। इसके ऊपर की, इसके जस्ट ऊपर की साइड क्या है, हमारा मिडिल क्रेनियल फोसा है। देखिए दिस इज मिडिल क्रेनियल फोसा। एंड कहाँ है, EAC के जस्ट ऊपर यहाँ पे। ओके, तो ऊपर की साइड क्या है, मिडिल क्रेनियल फोसा। नीचे की साइड क्या होती है, पैरोटिड ग्लैंड। यस, यहाँ पे क्या होती है हमारे, अब यहीं तो पैरोटिड ग्लैंड होगी, तो ऑफकोर्स कहाँ मिलेगी, हमारे इन्फीरियर रिलेशन ऑफ EAC के अंदर। ओके, ये हो गया। उसके बाद देखिए मैंने 5th पॉइंट की पूरी बात कर ली, इतना ही ध्यान रखना है आपको कि ये 4 चीज़ें मतलब 4 रिलेशन देखने हैं। देन आते हैं लास्ट एंड फाइनल पॉइंट यानी कि 6th पॉइंट ऑफ EAC पर। एंड इसके अंदर हम आपसे बात करेंगे डिजीज़ की। एंड मैंने बता ही दिया था कि हमारे EAC की डिजीज़ और ऑरिकल या पिन्ना की डिजीज़ बहुत ज़्यादा सेम है। इसमें मैंने क्या पढ़ा था, कॉन्जेनाइटल, पिन्ना के अंदर क्या पढ़ा था, कॉन्जेनाइटल इन्फ्लामेटरी ट्रोमा ट्यूमर। यहाँ पे भी वही है, कॉन्जेनाइटल इन्फ्लामेटरी ट्रोमा ट्यूमर। बट इसमें एक एक्स्ट्रा है, उसे हम बोलते हैं मिसलेनियस डिजीज़। मिसलेनियस डिजीज़ यानी कि ऑफ कोर्स हमारे कान के अंदर अगर कोई भी फॉरेन बॉडी चली गई, फॉरेन बॉडी यानी कि कोई भी कीड़ा चला गया, कोई भी मकड़ी घुस गई अंदर, कोई मच्छर चला गया अंदर, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, लिविंग फॉरेन बॉडीज़। एल मतलब लिविंग फॉरेन बॉडीज़। एंड एक होती है नॉन लिविंग फॉरेन बॉडीज़। लाइक आप पेंसिल से कान साफ कर रहे हो एंड पेंसिल की टिप टूट के आपके कान में रह गई, EAC के अंदर रह गई, तो वो क्या है, नॉन लिविंग फॉरेन बॉडीज़। एंड दूसरा हमें पढ़ना है मिसलेनियस में वैक्स। ओके, आप EAC के अंदर वैक्स पढ़ते हो ना, मतलब कि अगर वैक्स कुछ ज़्यादा ही बन गया तो वो भी हमारे कान में लफड़ा कर सकता है, कैनाल में लफड़ा कर सकता है। क्योंकि यार फिर बंदे की हियरिंग सेंसेशन कम हो जाएगी ना, बंदे को ढंग से सुन नहीं पाएगा, बंदे के कान में इचिंग होगी। तो ऑफ कोर्स दिस इज ए डिजीज़। ओके, तो ओवरऑल जितना मज़ा आपको ऑरिकल या पिन्ना की डिजीज़ में आया, उससे ज़्यादा मज़ा आपको EAC की डिजीज़ में आने वाला है। एंड देखिए मैं डिजीज़ की एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, EAC की डिजीज़ की एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जैसा मैंने ऑरिकल या पिन्ना में बताया था। ओके, वो हो गया। उसी के साथ देखिए मैंने कॉन्जेनाइटल डिजीज़ ये आपको बता दी है।
और कॉन्जेनाइटल में आपको 2 पढ़नी है। कौन कौन सी यहाँ बता दी है मैंने। सबसे पहले आप पढ़ेंगे अट्रेसिया एंड स्टेनोसिस, एंड दूसरा आप क्या पढ़ेंगे, दूसरा आप पढ़ेंगे फिस्टुला। एंड फिस्टुला भी कौन सा, सर्वाइको ओरल फिस्टुला या फिर बोल दीजिए को ओरल फिस्टुला। ओके, तो ये 2 डिजीज आप पढ़ते हो कॉन्जेनाइटल में। एंड देन फिर इन्फ्लामेटरी ट्रोमेटिक ट्यूमर, इनकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, एंड बाय।